हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट पार्ट में हमने क्लास 12th हिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है, ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसका पार्ट 1 अच्छे से कवर कर लिया था। तो ये हमारा पार्ट 2 है। ये तो मतलब बुक तो थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड पार्ट 1 ही है, ये हमारा उसी का कंटिन्यूएशन है। तो चलो शुरू करते हैं। Agricultural technologies. While the prevalence of agriculture is indicated by finds of grain, it is more difficult to reconstruct actual agricultural practices. Were seeds broadcast scattered on plowed lands? Representations on seals and terracotta sculpture indicate that bull was known, and archaeologists extrapolate from this that oxen was used for plowing. Moreover, terracotta models of plow have been found at sites in Cholistan and at Banawali, Haryana. Archaeologists have also found evidence of a plowed field at Kalibanga, Rajasthan, associated with early Harappan levels. The field had two sets of crops. Two sets of furrows at right angles to each other, suggesting that two different crops were grown together. Archaeologists have also tried to identify the tools used for harvesting. Did the Hadappans use stone blades set in wooden handles, or did they use tools? तो देखो, हम अनाज के दाने देख के ये तो समझ जाते हैं कि हड़प्पन लोग खेती करते थे, लेकिन वो खेती कैसे करते थे, इसकी एग्जैक्ट जो पिक्चर है वो बनाना मुश्किल है कि वो किस चीज़ का यूज़ करते थे। कि क्या वो सीड्स हैं उनको बस स्कैटर कर देते थे, मतलब हाथ से बिखेर देते थे, जिसे हम ब्रॉडकास्ट मेथड कहते हैं, या वो पहले हल चलाते थे फिर उसमें बीज डालते थे। सील्स और जो मिट्टी की मूर्तियां हैं जिसे हम टेराकोटा स्कल्पचर कहते हैं, जैसे ये एक टेराकोटा स्कल्पचर है बुल का, तो इस तरह के कुछ मॉडल्स हमें मिले या सील्स मिली हैं। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि उससे कुछ मतलब बुल के, जैसे ये टेराकोटा बुल का फिगर है, और आर्कियोलॉजिस्ट ने सोचा कि अगर बुल उनको पता था बुल के बारे में, तो फिर वो जो ऑक्सन है उससे वो हल चलाते होंगे, उसे हल चलाना भी उन्हें आता ही होगा इससे। तो ये जस्ट एक एक्स्ट्रापोलेट किया गया है, उन्होंने सोचा है, कोई फिक्स एविडेंस नहीं मिले हैं। मिट्टी के जो हल हैं, मतलब जो टेराकोटा प्लो है, तो उसके मॉडल्स भी मिले हैं, जहाँ पे जैसे चोलिस्तान और बनावली है हरियाणा में, तो यहाँ पे मिले हैं। तो ये चीज़ याद रखना कि चोलिस्तान और बनावली में हमें मिले हैं टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लो। ठीक है, टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लो हमें यहाँ मिले। अगर हमसे इन एग्जाम पूछा जाता है कि उनके एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़ क्या थी, कि वो क्या यूज़ करते थे, तो हम ये चीज़ बता सकते हैं कि वो ये चीज़ें मतलब प्लो वगैरह ये यूज़ करते होंगे, क्योंकि हमें टेराकोटा मॉडल्स मिले हैं चोलिस्तान और बनावली में। उसके बाद हमें प्लोड फील्ड भी मिला है कालीबंगा राजस्थान में, ये चीज़ भी याद रखने की है। तो जो हमें प्लॉट फील्ड मिला है कालीबंगा राजस्थान में, उस खेत में दो डायरेक्शन में हल की जो लकीरें हैं वो थी। देखो, जैसे ये एक फील्ड है, तो फील्ड में ऐसे 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 लाइंस में हल चलाया जाता है। तो वहाँ पे क्या था, ऐसे तो था ही, साथ में ऐसे भी कई जगह पे किया हुआ था। जैसे मान लो ये है, आधी जगह पे हमें ऐसे कर रखा है, फिर यहाँ पे ऐसे किया हुआ है, तो इस तरह से। तो इससे हमें क्या पता चलता है, मतलब एक सीधी है और एक उसके 90 डिग्री पे था, तो इससे हमें पता चल रहा है कि वो दो अलग अलग क्रॉप्स को एक साथ उगाते थे, मतलब मिक्स्ड क्रॉपिंग करते थे। तो अब क्वेश्चन ये था कि फसल काटने के लिए जो टूल्स हैं वो कौन से यूज़ में आते थे, कि कौन से टूल्स का वो यूज़ करते थे हार्वेस्टिंग के लिए। कि क्या वो जो पत्थर की ब्लेड्स लगा के, मतलब लकड़ी के हैंडल है उसके आगे पत्थर की ब्लेड्स लगा के यूज़ करते थे, या फिर मेटल के टूल्स यूज़ करते थे। तो मोस्ट हड़प्पन साइट्स आर लोकेटेड इन सेमी एयर लैंड्स वेयर इरिगेशन वाज प्रोबेबली रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर। तो हड़प्पन सिटीज़ जो है वो ज़्यादातर सेमी एरिड, मतलब थोड़े सूखे रीजन्स में थी, तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे जो खेती के लिए इरीगेशन तो ज़रूरी था ही। ट्रेसेज ऑफ कैनाल्स हैव बीन फाउंड एट द हड़प्पन साइट ऑफ शोरतुगई इन अफगानिस्तान बट नॉट इन पंजाब और सिंध। तो ये अगेन इंपॉर्टेंट है कि शोरतुगई में हमें शोरतुगई जो अफगानिस्तान में, वहाँ हमें कैनाल जो है के निशान मिले हैं, लेकिन पंजाब और सिंध में ये चीज़ें नहीं मिली हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट एंशिएंट कैनाल्स सिल्टेड अप लॉन्ग अगो। इट इज़ ऑल्सो लाइकली दैट वाटर ड्रॉन फ्रॉम वेल्स वॉज यूज्ड फॉर इरीगेशन। Besides, water reservoirs found in धोलावीरा may have been used to store water for agriculture. तो ऐसा हो सकता है कि पंजाब और सिंध में, क्योंकि हमें कैनाल्स नहीं मिली हैं, तो वहाँ पे वो मिट्टी से भर गई हों, इसलिए अब नहीं मिलते हों, या फिर शायद जो हड़प्पन्स है वो वेल्स का पानी, जो कुएं का पानी है, उसी को खेती में यूज़ करते हों। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जो बहुत बार क्वेश्चन में एग्जाम में आ भी चुका है, कि वाटर रिजर्वोयर कहाँ मिले हैं। तो धोलावीरा में हमें मिले हैं वाटर रिजर्वोयर्स। ठीक है, मतलब बड़े पानी के तालाब, जो कि शायद खेती के लिए ही पानी स्टोर करने के लिए होते हैं, एक मतलब इस तरह का रिजर्वोयर सा बना देते हैं जिसमें वो पानी स्टोर करके रखते हैं। How artifacts are identified. Processing of food requires grinding equipment as well as vessels for mixing, blending and cooking. These were made of stone, metal and terracotta. This is an excerpt from one of the earliest reports on excavations at Mohenjo-daro, the best known Harappan site. Saddle cones are found in considerable numbers and they seem to have been the only means in use for grinding cereals. As a rule, they were roughly made of hard, gritty, igneous rock or sandstone and mostly show signs of hard usage. As their bases are usually convex, they must have been set in the earth or those on which another small stone in mud to prevent their rocking. तो देखो,
अब चीज़ ये है कि हड़प्पन लोगों को खाना बनाने के लिए काफ़ी सारा काम करना पड़ता था कि उन्हें पहले ग्राइंडिंग करनी होती थी, मतलब पहले पीसना होता था, फिर उसे मिक्स करना होता था, ब्लेंड करना होता था, और कुकिंग के लिए बर्तन भी चाहिए होते थे। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में देखें तो स्टोन एज से लेके हड़प्पन सिविलाइजेशन तक जो ग्राइंडिंग के टूल्स थे उसकी एक बेसिक ज़रूरत थी, क्योंकि अनाज को कच्चा खाना मुश्किल होता था, पीस कर ही उसे यूज़ किया जाता था, पीस कर वो खाते थे। तो ग्राइंडिंग के लिए जो वो यूज़ करते थे वो ये ग्राइंडिंग और कुकिंग के जो बर्तन हैं ये पत्थर से या फिर मेटल और टेराकोटा जो होता है, टेराकोटा क्या होता है, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो, तो पत्थर कोई मेटल या टेराकोटा से ही बनाए जाते थे ये टूल्स। टेराकोटा का जो यूज़ है ना वो हड़प्पन के टाइम में हर जगह होता था कि कोई टॉय बनाना है, कोई सील्स बनानी है, पोट्स, लैम्प्स, ये सब कुछ बनाना है तो ये टेराकोटा से ही बनाते थे। तो अब ऑथर एक पुरानी एक्सकेवेशन रिपोर्ट से एक हिस्सा कोट कर रहे हैं, जो ये वाली जो चीज़ हम देख रहे हैं ये एक पुरानी एक्सकेवेशन से हैं जो मोहनजोदारो के बारे में है। मोहनजोदारो वही है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे मशहूर साइट है। तो एक्सकेवेशन में हमें सेडल कॉन्स मिले। सेडल कॉन्स क्या होता है कि एक तरह का ग्राइंडिंग स्टोन है जो अभी भी हम मसाले कूटते हैं ना, अभी क्या होता है कि इस तरह का होता है कि ये एक बेस होता है और इसके ऊपर इस तरह का एक दूसरा पत्थर होता है, तो एक पत्थर में हम मसाले डालते हैं और उसको कूटते हैं। तो इसी तरह के ये होते थे कि इसके ऊपर अनाज डाला और फिर इस वाले स्टोन से उसको रगड़ा जाता है, तो इसको कहते हैं सेडल कॉन्स। तो सेडल कॉन्स जो हैं मतलब हमें ये लगता है कि ये जो सीरियल्स हैं जैसे गेहूं हैं जो हैं इसको पीसने के लिए यूज़ किया जाता था। और जो सेडल कॉर्न का शेप है वो बिल्कुल घोड़े की सीट जो होती है ना, सेडल होता है, घोड़े पे जो सीट लगाई जाती है उसको सेडल कहते हैं, तो उस जैसा होता था, इसलिए इसका नाम सेडल कॉर्न्स था। अब ये कॉर्न्स अक्सर हार्ड और ग्रिटी इग्नियस रॉक्स, क्योंकि इग्नियस रॉक्स हार्ड होती हैं, तो हार्ड और ग्रिटी इग्नियस रॉक्स जो होती हैं, लावा से जो पत्थर बनता है उसको इग्नियस रॉक कहते हैं, या फिर सैंडस्टोन से बनते थे। और इन पर ज़्यादा जो यूज़ होने के मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ करने के इस पर निशान भी हैं कि घिसना है, टूटना है, इस तरह के हमें निशान मिलते भी हैं। तो कॉर्न्स का जो बेस होता है ये अक्सर कन्वेक्स होता है कि इस तरह का होता है, थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होता है, कन्वेक्स। तो इसलिए उसे जो हिलने से, क्योंकि अभी देखो इस तरह का कन्वेक्स शेप है तो ये बार बार हिलेगा, तो हिलने से इसे अगर बचाना है तो इसे या तो ज़मीन पे या फिर मिट्टी में सेट किया जाता था। उसके बाद two main types have been found, these on which another small stone was pushed or rolled to and fro, and others with which a second stone was used as a pounder, eventually making a large cavity in the nether hole। तो दो तरह के कॉर्न्स मिले हैं, एक तो यही वाले जो यहाँ पे हैं जिसमें एक छोटा स्टोन है उसको ऊपर से आगे पीछे रोल करके अनाज को पीसा जाता था, और दूसरा जो मैं ये वाला बता रही थी जो आजकल भी हम मसाले के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें एक दूसरे स्टोन को ऊपर से ठोक ठोक के पाउंड किया जाता था, जिससे नीचे के स्टोन में एक बड़ा गड्ढा बन जाता था, मतलब पहले गड्ढा बनाया जाता था और इसमें फिर उसको कूटा जाता था। Cones of the former type were probably used solely for grain, the second type possibly only for pounding herbs and spices for making curries. In fact, stones of this later type are dubbed curry stones by our workmen, and our cook asked for the loan of one from the museum for use in the kitchen. तो जो पहले टाइप का कॉर्न है ये सिर्फ अनाज पीसने के लिए यूज़ होता होगा कि इसके ऊपर कोई अनाज रखा और आगे पीछे करके इसको पीसा, और जो दूसरे टाइप का है जिसको आज भी हम मसाले कूटने के लिए करते हैं, तो उस टाइम पे भी हो सकता है हर्ब्स और मसाले पाउंड करने के लिए यूज़ होता हो, जिससे कड़ी बनाई जाती थी मसालों से, तो इसको हम कड़ी स्टोन्स भी कहते हैं इस टाइप के स्टोन्स को। तो ये एक इमेज है जो हम रिजर्वोयर की बात कर रहे थे धोलावीरा में, तो इस तरह का रिजर्वोयर है कि यहाँ पे एक जगह बना दी गई है और इसके अंदर पानी स्टोर करते थे। ये भी रिजर्वोयर ही है जो हमें धोलावीरा में मिला है। The plight of Harappa. Although Harappa was the first site to be discovered, it was badly destroyed by brick robbers. As early as 1875, Alexander Cunningham, the first Director General of the Archaeological Survey of India (ASI), often called the father of Indian archaeology, noted that the amount of brick taken from the ancient site was enough to lay bricks for about 100 miles of the railway line between Lahore and Multan. Thus, many of the ancient structures at the site were damaged. In contrast, Mohenjo-daro was far better preserved. तो देखो अभी हम कर रहे थे कि भाई मोहनजोदारो इतनी इंपॉर्टेंट साइट है, हड़प्पा को हम क्यों नहीं इतना डिटेल में पढ़ रहे। हड़प्पा फर्स्ट साइट थी जो एक्सकेवेट हुई थी, कि सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट डिस्कवर जो हुई थी वो हड़प्पा है। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने हड़प्पा को ढूंढा था तब तक उसका काफ़ी हिस्सा बर्बाद हो चुका था। ब्रिक रॉबर्स क्या होते हैं कि ऐसे लोग जो पुरानी बिल्डिंग से ईंट निकाल के अपने काम के लिए ले जाते हैं, कि कोई पुरानी से मान लो कोई खंडर पड़ा है उसमें और हमें नया घर बनाना है, तो हम वहाँ से ईंट निकाल के और अपने घर में लगा लेते हैं, तो वो ब्रिक रॉबर हो जाते हैं। तो समझ तो जैसे ऐसे समझो कि कोई ताजमहल के जो मार्बल्स हैं उनको तोड़ के अपने घर में लगा ले, तो वही सीन हुआ था हड़प्पा के साथ। कि अलेक्जेंडर कनिंघम जो है ये पहले डायरेक्टर जनरल थे ASI के, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है वन वर्ड में। तो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI थे अलेक्जेंडर कनिंघम, और इसको हम फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहते हैं। तो क्योंकि उन्होंने इंडिया के जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी साइंटिफिक सर्वे शुरू की थी, और 1875 में ही उन्होंने जो हड़प्पा का डिस्ट्रक्शन है उसको नोट किया था।
उसके बाद कनिंघम ने लिखा कि जो हड़प्पा के रूइंस हैं उनसे ईंट चुराई गई थी, कि वो इतनी सारी ईंटें चुराई गई थी कि लाहौर से मुल्तान तक जो 100 माइल का लॉन्ग रेलवे लाइन है वो बनाने के लिए काफ़ी होती, इतनी ज़्यादा ईंटें कि 100 माइल का रेलवे लाइन बनाने में जितनी ईंटें चाहिए होती है उतनी ईंटें वहाँ से चुराई गई थी। हड़प्पा के अपोजिट जो मोहनजोदारो है वो काफ़ी बेहतर कंडीशन में मिला है, कि शायद क्योंकि वहाँ इतने लार्ज स्केल पे ब्रिक लूटिंग नहीं हुई थी, तो इसलिए मोहनजोदारो हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं पढ़ने के लिए। ज़्यादातर हड़प्पन जो शहरों का एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन था कि छोटे से जो, देखो ये चीज़ सीतादल में है। सीतादल क्या होता था कि देखो ये सीतादल है कि मान लो ये एक पूरा मोहनजोदारो का जो है स्टेट था। सिर्फ मोहनजोदारो नहीं, मोस्टली साइट्स पे सेम ही चीज़ मिलती है कि एक मिलता है हमें छोटा एरिया और एक हमें मिलता है बड़ा वाला एरिया। जो छोटा एरिया है ना ये थोड़ा सा ऊपर होता है, मतलब हाइट पे होता है थोड़ा सा, और इसको हम कहते हैं सीतादल। यहाँ पे कुछ रॉयल फैमिली रहती होगी या फिर कुछ मतलब अमीर लोग रहते होंगे, और जो लोकल पीपल थे वो यहाँ रहते थे। ये बड़ा एरिया था पर ये नीचा एरिया था। तो जो ये सीतादल होता था, जो छोटा एरिया था, ये हमारा वेस्ट साइड पे मिलता था, वेस्टर्न पार्ट था, और एक बड़ा जो लो एरिया है वो हमें ईस्ट साइड पे मिलता था। ठीक है, ये कॉमन जो लोग हैं उनका रेजिडेंशियल एरिया होता था, लेकिन हर जगह ये पैटर्न सेम नहीं होता था। कुछ जगह पे वेरिएशंस भी मिली हैं, जैसे गुजरात के धोलावीरा और लोथल जैसे जो साइट्स हैं वहाँ पे पूरा का पूरा सेटलमेंट फोर्टिफाइड था, मतलब एक बड़ी दीवार से जो है वो घिरा हुआ था, जैसे किसी फोर्ट की प्रोटेक्शन होती है। तो इस तरह का, जैसे ये सीतादल थोड़ी हाइट पे है ना, ये सीतादल है। और फोर्टिफिकेशन क्या होती है कि मान लो ये किला है, इसके बाहर से दीवार खींच दी जाती है, तो इस तरह से फोर्टिफाइड था। तो सिर्फ बाहर से नहीं, शहरों के अंदर के जो सेक्शंस हैं वहाँ पे भी अलग अलग वॉल से डिवाइड किया जाता था, मतलब प्लानिंग और सिक्योरिटी दोनों टॉप लेवल की होती थी। लोथल में जो सीतादल था उसके अराउंड कोई अलग दीवार नहीं थी, लेकिन उससे हाइट पर बनाया गया था ताकि वो नेचुरली प्रोटेक्टेड हो और नीचे वाले जो एरिया है उससे अलग हो। तो लोथल में ऐसे फोर्टिफिकेशन नहीं थी, लेकिन वहाँ पे भी उसको हाइट पे बनाया गया था। तो हाइट का फायदा क्या था कि फ्लड वगैरह, क्योंकि ये रिवर के पास होती थी सारी सेटलमेंट्स, तो फ्लड से प्रोटेक्शन हो जाती थी, बेटर विजिबिलिटी होती थी, और अथॉरिटी का ये सिंबल होता था। मोहनजोदारो, अब मोहनजोदारो के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि परहैप्स द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स। लेट अस लुक एट वन सच सेंटर, मोहनजोदारो, मोर क्लोजली। ऑल्दो मोहनजोदारो इज द मोस्ट वेल नोन साइट, द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड वाज हड़प्पा। तो ये चीज़ तो हम देख ही चुके हैं कि हड़प्पा फर्स्ट साइट थी, लेकिन उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती क्योंकि वहाँ के उसको बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। द सेटलमेंट इज डिवाइडेड इंटू 2 सेक्शंस, वन स्मॉलर बट हायर एंड द अदर मच लार्जर बट लोअर। तो जो मोहनजोदारो ये शहर था ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, एक छोटा था लेकिन हाई एरिया था, और एक बड़ा था लेकिन वो लो एरिया था। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इनका नाम रखा था कि जो हायर एरिया है, जो छोटा है, वो तो सीतादल होगा, और जो बड़ा वाला एरिया पर वो नीचे है उसको हम लोअर टाउन कहते थे। The Citadel owes its height to the fact that buildings were constructed on mud brick platforms. It was walled, which meant that it was physically separated from the lower town. तो जो सीतादल है वो ऊपर इसलिए था क्योंकि ये मड ब्रिक के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया था, कि सबसे पहले यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा मड ब्रिक्स का, और उसके ऊपर फिर सीतादल बनाया जाता था। तो इसलिए ये हाइट पे था। इसके नीचे मिट्टी के मतलब इसका जो नीचे का प्लेटफॉर्म है वो मिट्टी से बनता था, ऊपर बिल्डिंग्स बनती थी उसके बाद। तो सीतादल के अराउंड दीवार होती थी ताकि वो लोअर टाउन से अलग हो, सिक्योरिटी के लिए भी और कुछ वीआईपी जोन वाइब्स के लिए भी। उसके बाद द लोअर टाउन वाज आल्सो वॉल्ड, कि लोअर टाउन जो था वो भी दीवार से घिरा हुआ था। हड़प्पन्स ने सेफ्टी पे फुल फोकस किया था। सेवरल बिल्डिंग्स वर पुट ऑन प्लेटफॉर्म्स विच सर्व्ड एज फाउंडेशंस। इट हैज़ बीन कैलकुलेटेड दैट इफ वन लेबरर मूव्ड roughly a cubic meter of earth daily just to put the foundations in place, it would have required 4 million person days. In other words, mobilizing labor on a very large scale. तो सोचो कि एक लेबर एक दिन में सिर्फ 1 क्यूबिक मीटर जो मिट्टी है वो हटा सकता है, तो ये फाउंडेशंस बनाने में लगभग 4 मिलियन पर्सन डेज लगे होंगे। सोच सकते हो कितना ज़्यादा है, 4 मिलियन पर्सन डेज। मतलब हड़प्पन्स ने मैसिव लेबर फोर्स ऑर्गेनाइज की थी, बहुत ज़्यादा लेबर था, बहुत ज़्यादा उसका यूज़ कर रहे थे। ये कोई स्मॉल स्केल काम नहीं था, ये तो पूरा एंशिएंट मेगा प्रोजेक्ट की तरह था। Consider something else. Once the platforms were in place, all building activities within the city were restricted to a fixed area on the platforms. So it seems that the settlement was first planned and then implemented accordingly. तो यहाँ पे प्लानिंग भी बहुत खास थी। कैसे पता चलता है हमें? हड़प्पन्स की प्लानिंग बहुत खास थी कि जब प्लेटफॉर्म्स बन जाते थे, सबसे पहले प्लेटफॉर्म बनाए जाते थे, तो सारी बिल्डिंग एक्टिविटी सिर्फ उन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर होती थी। मतलब पहले प्लानिंग होती थी और फिर कंस्ट्रक्शन होता था। कोई रैंडम जगह पे कुछ नहीं, ऐसे नहीं कि किसी को यहाँ घर बनाना है उसने बना लिया, यहाँ खाली जगह किसी ने बना लिया, ऐसे नहीं होता था। पहले प्रॉपर प्लानिंग होती थी और फिर ही बनाया जाता था। तो ये प्रूफ है कि पहले पूरा शहर का ब्लूप्रिंट बना, फिर काम शुरू हुआ तो फुल्ली प्लान्ड सिटी बनी। अदर साइंस ऑफ प्लानिंग इंक्लूड ब्रिक्स विच वेदर सन ड्राइड और बेक्ड वर ऑफ अ स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो वेयर द लेंथ एंड ब्रेथ वर 4 times and twice the height respectively. Such bricks were used at all हड़प्पन सेटलमेंट्स। तो और एक प्रूफ मिला है कि वहाँ प्लानिंग होती थी कि ब्रिक्स का साइज जो था वो स्टैंडर्ड था, हर जगह सेम ही साइज था, कि लेंथ है वो हाइट का 4
4x होगा, जैसे जो लेंथ है वो हाइट का 4x होगा। क्यों? क्योंकि जो एक मिनट, ये मैंने उल्टा लिख दिया, हाइट ऐसे होगा, ठीक है, नहीं सही था, ये लेंथ जो है वो हाइट का 4x होगा, क्योंकि 4 टाइम्स एंड ट्वाइस द हाइट है ना, और जो ब्रेड्थ है वो हाइट का 2x होगा, चाहे सन ड्राइड हो या फिर बेक्ड ब्रिक्स हो, रेशो सेम होता था। ये स्टैंडर्ड जो ब्रिक रेशो था ये सिर्फ मोहनजोदारो का नहीं था, सारी हड़प्पन साइट्स पे यही यूज होता था एकदम यूनिफॉर्मिटी के साथ। तो इससे हमें पता चलता है कि पूरी प्लानिंग होती थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में। Laying out drains. One of the most distinctive features of Harappan cities was the carefully planned drainage system. If you look at the plan of the lower town, you will notice that roads and streets were laid out along an approximate grid pattern intersecting at right angles. It seems that streets with drains were laid out first and then the houses built along them. If domestic wastewater had to flow into the street drains, every house needed to have at least one wall along a street. तो अब देखो कि हड़प्पन सिटीज़ का एक मास्टर स्ट्रोक था ड्रेनेज सिस्टम, सबसे ज़्यादा प्लान्ड, सबसे ज़्यादा एडवांस सिस्टम जो था वो ड्रेनेज सिस्टम था। ये कोई रैंडम नालियाँ नहीं थी, ये तो मतलब पूरी इंजीनियर्स जो थे उनकी प्लानिंग का रिजल्ट था। कि लोअर टाउन का मैप देखेंगे तो हमें दिखेगा रोड्स एक ग्रिड पैटर्न में बिछी हुई हैं, मतलब रोड्स 90 डिग्री पर कट हो रही हैं, जैसे ग्राफ पेपर पे लाइंस होती है ना, उसी तरीके से कि ये तो ड्रेन है। पर अगर रोड्स भी होती थी ना, कैसे होता था कि इस तरह से ये रोड जा रही है, फिर ये ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो इस तरह से 90 डिग्री पे जो रोड है वो जाती थी, 90 डिग्री पे ये कट होती थी ये रोड्स। और पहले स्ट्रीट्स बनाई गई कि सबसे पहले ये सारी जितनी भी स्ट्रीट्स वगैरह हैं ये पूरा बना लिया गया। उसके बाद उनके साथ में ड्रेन्स को फिट किया गया कि यहाँ पे इसके चलते चलते यहाँ पे हमने ड्रेन बना दिया, यहाँ से ड्रेन जा रहा है, यहाँ से ड्रेन जा रहा है, तो इन स्ट्रीट्स के साथ साथ में फिर ड्रेन्स बिछा दिए गए थे। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बनाया गया और उसके बाद जो ये जगह छोड़ी है यहाँ पे बिल्डिंग्स बनने लगी थी। और एक लॉजिकल बात ये भी थी कि हर हाउस की जो एक वॉल है वो स्ट्रीट के साइड में होनी चाहिए, ताकि वेस्ट वाटर डायरेक्टली स्ट्रीट ड्रेन में फ्लो हो सके। कि यहाँ पे घर है तो इसकी एक ना एक दीवार तो स्ट्रीट में होनी चाहिए, यहाँ से वेस्ट जो है वो इस ड्रेन में चला जाएगा। ये ड्रेन है ना, यहाँ पे घर बनता था, यहाँ पे ड्रेन है और ये हो सकता है स्ट्रीट होगी, तो इस तरीके से होता था। हड़प्पन्स ने ये हाइजीन के लिए केयरफुली प्लान किया हुआ था। Domestic architecture. The lower town at Mohenjo-daro provides examples of residential buildings. Many were centered on a courtyard with rooms on all sides. The courtyard was probably the center of activities such as cooking and weaving, particularly during hot and dry weather. तो हड़प्पन सिटीज़ में क्या था कि लोअर टाउन जो मोहनजोदारो है उसका जो लोअर टाउन है वहाँ हमें मिलता है कि जो घर है उनके रियल लाइफ मॉडल्स हमें देखने को मिलते हैं कि हड़प्पन रेजिडेंशियल आर्किटेक्चर जो है उसका परफेक्ट एग्जाम्पल मिलता है। कि बहुत सारे घर ऐसे हैं उसमें क्या होता था कि बीच में एक कोर्टयार्ड है और कोर्टयार्ड के अराउंड चारों तरफ कमरे बने होते थे, कि जैसे इधर भी इधर भी इधर भी इस तरह से चारों तरफ ना कमरे बने होते थे और बीच में एक खुला स्पेस होता था कि ये बीच में जैसे कोर्टयार्ड है तो यहाँ पे खुला स्पेस है। और इस कोर्टयार्ड सिर्फ मतलब खुला स्पेस नहीं होता था, यहाँ पे घर का ये मतलब ये लगा लो कि घर का एक्टिविटी जोन होता था कि यहीं पर जो कुकिंग है वो होती थी, वीविंग होती थी। और गर्मी के जो दिन है वही, गर्मियों के दिनों में मतलब यही एक नेचुरल एसी का काम करती थी कि यहाँ पे ठंडक रहती थी। और what is also interesting is an apparent concern for privacy. There are no windows in the walls along the ground level. हड़प्पन्स ने प्राइवेसी के मामले में भी हड़प्पन्स स्मार्ट थे कि ग्राउंड फ्लोर के जितने भी कमरे हैं उनकी वॉल्स में कोई भी विंडोज़ नहीं होती थी, ताकि अगर कोई भी रोड से जा रहा है तो वो अंदर ना देख पाए कि क्या हो रहा है। मतलब कोई मतलब बाहर से जान के तो सिर्फ दीवार ही दिखती थी उसको, अगर कोई बाहर से जा रहा है उसे अंदर का कुछ नहीं दिखता था। बिसाइड्स द मेंटेनेंस डज नॉट मेन एंट्रेंस डज नॉट गिव अ डायरेक्ट व्यू ऑफ द इंटीरियर और द कोर्टयार्ड। तो जो मेन एंट्रेंस में भी ट्विस्ट के साथ डिजाइन किया गया था उसको भी कि अंदर का डायरेक्ट व्यू ब्लॉक कर दिया गया था ताकि प्राइवेसी मेंटेन रहे। एवरी हाउस हैड इट्स ओन बाथरूम पेव्ड विद ब्रिक्स विद ड्रेन्स कनेक्टेड थ्रू द वॉल टू द स्ट्रीट ड्रेन। सम हाउसेज हैव रिमेन्स ऑफ स्टेयरकेसेस टू रीच अ सेकंड स्टोरी और द रूफ। तो हर घर में अपना एक खुद का बाथरूम होता था, जो अभी कुछ सालों पहले तक भी हमें इंडिया में नहीं देखने को मिलता। ये उस टाइम पे था कि हर घर के पास अपना पर्सनल बाथरूम है, ब्रिक का फ्लोर होता था, ड्रेन पाइप है वो वॉल के थ्रू स्ट्रेट ड्रेन से कनेक्ट हो जाती थी। तो हाइजीन लेवल जो है वो 5000 साल बाद का था उस टाइम पे, 5000 साल आगे चल रहा था हाइजीन के मामले में वो। कुछ घरों में हमें स्टेयरकेसेस के भी रिमेन्स मिले हैं, मतलब मल्टी स्टोरी हाउसेज भी कॉमन थे। और सोचो देखो, many houses had wells, often in a room that could be reached from the outside and perhaps used by passers-by. Scholars have estimated that the total number of wells in Mohenjo-daro was about 700. तो सोचो कि कुछ wells ऐसे rooms में बने थे जहाँ outsiders भी आके पानी पी सकते थे। मतलब कम्युनिटी सर्विस थी कि मान लो यहाँ से हमारी स्ट्रीट जा रही है और यहाँ पे कोई रूम है तो इस रूम में वेल बना देते थे। इस रूम में वेल बनाने का क्या फ़ायदा है कि जो बाहर से भी अगर कोई स्ट्रीट से जा रहा है तो वो भी पानी पी सकता है। आर्कियोलॉजिस्ट का एस्टिमेट ये है कि मोहनजोदारो में लगभग 700 वेल्स थे, 700 कुएं थे। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।